पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इन्फेक्टिव मटेरियल क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मीजल्स है वो हाईली इन्फेक्टिव डिजीज, मतलब ऐसा डिजीज है जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है और बहुत ज़्यादा फैलता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आप बता के चलोगे आरएनए पैरामिक्सोवायरस, आरएनए पैरामिक्सोवायरस, आरएनए पैरामिक्सोवायरस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है आपका किसका, मीजल्स का। एक बात और, आपने एमएमआर का नाम सुन रखा होगा, मीजल्स मम्स रूबेला, ये सभी आरएनए वायरस होते हैं, ये सभी आरएनए वायरस होते हैं। तो आप ये बात याद करें। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, केस ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, केस ऑफ इन्फेक्शन मतलब एक मीजल्स का केस होगा कम्युनिटी में जो कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करेगा। याद करो पीछे आपको मैंने बताया था चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, इनमें जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो केस होता है। क्या होता है, केस होता है। तो आप ये बात करो चिकन पॉक्स में भी केस ऑफ चिकन पॉक्स, मीजल्स में भी केस ऑफ मीजल्स। ये क्या बता के चलोगे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आगे देखते हैं इन्फेक्टिव मटेरियल, नोज से निकलने वाला, थ्रोट से निकलने वाला और रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकलने वाला सीक्रेशन क्या होता है, इन्फेक्टिव मटेरियल। नोज से निकलने वाला, थ्रोट से निकलने वाला और रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकलने वाला जो भी सीक्रेशन है वो क्या कहलाता है, इन्फेक्टिव मटेरियल कहलाता है। और इम्पोर्टेंट बात, केस ऑफ मीजल्स, मीजल्स का केस ये भी क्या कहलाता है आपका, इन्फेक्टिव मटेरियल कहलाता है। आइए आगे देखते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। अगर मैं बात करूँ मीजल्स की, अगर मैं बात करूँ मीजल्स की तो रेशेज निकलने के 4 दिन पहले, बिफोर, रेशेज निकलने के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, आफ्टर, 4 डेज आफ्टर। तो ये आप इम्पोर्टेंट शब्द है, याद करके चले कि 4 दिन पहले और 4 दिन बाद का समय जो होता है वो क्या होता है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है। आपको पता है अगर मैं चिकन पॉक्स की बात करूँ, चिकन पॉक्स की, तो आप सबको पता है 1 से 2 दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले और 4 से 5 दिन बाद का समय क्या कहलाता था, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। तो ये आप इम्पोर्टेंट शब्द रिवाइज भी हो रहा है आपका, देखते रहिए कंटिन्यू। आगे चलते हैं सेकेंडरी अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट दूसरों को होने की संभावना, दूसरों को होने की संभावना कितनी है, 80%। दूसरों को होने की संभावना कितनी है, 80%। अगर मैं सेकेंड अटैक रेट की बात करूँ, सेकेंड अटैक रेट खुद को दोबारा से मीजल्स होने की संभावना, खुद को दोबारा से मीजल्स होने की संभावना रेयर होती है। कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ measles provide lifelong immunity, lifelong immunity, lifelong immunity। जो मीजल्स का इन्फेक्शन होता है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अपने को देता है। आगे चलते हैं ससेप्टिबल एज क्या होता है, ससेप्टिबल एज कौन सी एज में आपका मीजल्स ज़्यादा फैलता है, तो आपको बताना है 6 मंथ से लेके, 6 मंथ से लेके 3 ईयर, 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक जो टाइम होता है ये मीजल्स के लिए ससेप्टिबल एज होती है। 6 महीने से लेके 3 साल तक का जो टाइम होता है ये ससेप्टिबल एज होती है। कहाँ पर, डेवलपिंग कंट्री में, विकासशील देशों में। जैसे अपना इंडिया, इंडिया आपका क्या है, विकासशील देश है। तो अगर मैं विकासशील या डेवलपिंग कंट्री की बात करूँ तो आप बोल के चलोगे 6 मंथ से 3 ईयर। लेकिन अगर मैं बात करूँ डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, विकसित देश की बात करूँ मैं तो ओवर 5 ईयर एज तक क्या बोल के चलोगे आप, ससेप्टिबल इम्यूनिटी की बात करते हैं। वन अटैक ऑफ मीजल्स जनरली प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, मीजल्स का एक अटैक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। सेकेंड अटैक रेट रेयर होती है, ये मैं पीछे बता के आ चुका हूँ। इन्फेंट आर प्रोटेक्टेड बाय मैटरनल इम्यूनिटी अप टू 6 मंथ, मतलब जो मदर होती है, मदर से मिलने वाले इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करती है
प्रोटेक्ट टू इन्फेंट, प्रोटेक्ट टू इन्फेंट कब तक करती है? अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक। 6 महीने तक माँ से मिलने वाली इम्यूनिटी बच्चे को मीजल्स से प्रोटेक्ट करती है आगे चलते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, यह इम्यूनिटी लगातार बनी भी रह सकती है 9 मंथ तक। अगर माता जो होती है, अगर वो न्यूट्रिशन अच्छा ले रही है तो उसका बच्चा लगभग 9 महीने तक इम्यूनिटी को बनाए रखता है। कितने महीने तक? 9 महीने तक। किसके अगेंस्ट? मीजल्स के अगेंस्ट। आगे देखो, मीजल्स इज ए विंटर डिजीज। मीजल्स एक ऐसी डिजीज है जो विंटर में होती है मेनली। अगर मैं एपिडेमिक की बात करूँ ऑफ मीजल्स की, तो कॉमन इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर और अर्ली स्प्रिंग। विंटर मतलब सर्दी और अर्ली स्प्रिंग का मतलब वसंत ऋतु। तो लगभग जनवरी अप्रैल में ये ज़्यादा देखने को मिलती है आपकी मीजल्स इंडिया में। ट्रांसमिशन की बात करें, सबसे पहला आपको डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। इससे पहले मैं आपको बता के आ चुका हूँ कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है वो आपका डायरेक्ट होता है, तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं वो आपका इनडायरेक्ट होता है। पोर्टल ऑफ एंट्री की मैं बात करूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि आप सबको पता है जो मीजल्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन होने वाली डिजीज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलने वाली डिजीज है। इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात करूँ तो आपको बताना है 10 से लेके 14 दिन। आपको बताना है 10 से 14 दिन। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको बोले मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, तो आपका आंसर होगा उस समय, तो आपका आंसर वहाँ पे होगा 7 डे। अगर वो पूछे कि मिनिमम ड्यूरेशन कितना है, आपके इंक्यूबेशन पीरियड किसका? मीजल्स का, तो आपका आंसर होना चाहिए 7 दिन। लेकिन अगर वो कुछ ना बोले तो आपका आंसर 10 से 14 दिन होना चाहिए। क्लिनिकल फीचर की बात करें, क्लिनिकल फीचर को 3 स्टेज में बांटा गया है, प्रोड्रोमल स्टेज, इरप्टिव स्टेज और पोस्ट इरप्टिव स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज, इरप्टिव स्टेज और पोस्ट इरप्टिव स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज कब स्टार्ट होती है? लगभग इन्फेक्शन के 10वें दिन स्टार्ट होती है। जैसे मान के चलो ये एक व्यक्ति था और इसमें आज एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में बोलता हूँ पैरामिक्सोवायरस एंट्री कर गया, तो लगभग एंट्री से लेके 10 दिन बाद आफ्टर 10 डेज आफ्टर उसमें क्या देखने को मिलेगा? प्रोड्रोमल स्टेज का शुभारंभ या बिगनिंग ऑफ प्रोड्रोमल स्टेज। और कब तक रहेगा? लगभग 10 डेज से 14 डेज तक। इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं बोलूँ कि प्रोड्रोमल जो स्टेज होती है इसका ड्यूरेशन कितना होगा, तो 2 to 4 डेज, 2 से 4 दिन। इम्पोर्टेंट, अगर ये स्टेज 14वें दिन स्टार्ट होती है तो ये चलती है आपके लगभग 16-18 डेज तक। तो प्रोड्रोमल का ड्यूरेशन आपको पूछ सकता है। इन्फेक्शन के 10वें दिन स्टार्ट होती है और लगभग 14 दिन ये समाप्त हो जाती है। और इसका ड्यूरेशन कोई पूछे तो 2 से 4 दिन प्रोड्रोमल स्टेज का ड्यूरेशन होता है। इस स्टेज के अंतर्गत आपको फीवर देखने को मिल सकता है, कोराइजा देखने को मिल सकता है। कोराइजा मतलब जो आपकी नेजल म्यूकोसा है उसका इन्फ्लामेशन, नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन कोराइजा कहलाता है। तो कोराइजा देखने को मिलेगा स्वीजिंग के साथ और नेजल डिस्चार्ज के साथ। कफिंग देखने को मिल सकता है, रेडनेस ऑफ आई देखने को मिल सकता है, लेक्राइमेशन देखने को मिल सकता है और फोटोफोबिया देखने को मिल सकता है। तो ये सभी आपकी प्रोड्रोमल स्टेज में देखने को मिलते हैं जिस पेशेंट को मीजल्स है। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? फीवर देखने को मिलेगा। फीवर के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा? कोराइजा देखने को मिलेगा, स्नीजिंग देखने को मिलेगा, नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, कफ देखने को मिलेगा, रेडनेस ऑफ आई देखने को मिलेगा, लेक्राइमेशन देखने को मिलेगा और लास्ट में फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। अगर कोई पूछे इसका ड्यूरेशन कितना है
तो लगभग इन्फेक्शन के 10वें दिन ये स्टेज स्टार्ट होती है और 14वें दिन समाप्त हो जाती है। मतलब 2 से 4 दिन इस स्टेज का ड्यूरेशन होता है। आगे चलते हैं, वॉमिटिंग और डायरिया। इस स्टेज में आपको वॉमिटिंग और डायरिया भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लेक्स स्पॉट कौन सी स्टेज में दिखाई देते? पहला क्वेश्चन, कौन सी स्टेज में दिखाई देते? क्वेश्चन 5, प्रोड्रोमल स्टेज में। प्रोड्रोमल स्टेज में कॉप्लिक स्टेज कब दिखाई देते? प्रोड्रोमल स्टेज में। सबसे इम्पोर्टेंट कब दिखाई देते? जब आपकी स्टेज समाप्त होने वाली होती है, तो उसके 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बिफोर, 1 to 2 days before lasting of prodromal stage। प्रोड्रोमल स्टेज के समाप्त होने के 1-2 दिन पहले, तो 1 to 2 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रेसे कोप्लिक स्पॉट सीन लाइक ए टेबल सार्क। लोग इम्पोर्टेंट बात, जो आपका कोप्लिक स्पॉट होता है वो कैसे कलर का होता है? टेबल सार्क क्रिस्टल। टेबल साल्ट क्रिस्टल, इम्पोर्टेंट बात। अगर मैं बात करूँ आपके कॉप्लिक स्पॉट की, तो टेबल साल्ट क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है। टेबल साल्ट क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है लगभग 1 to 2 days बिफोर, 1 से 2 दिन पहले दिखाई देता है। किसके पहले दिखाई देता है? आपके रेसेज अपीयर होने के, या फिर आपकी इरप्टिव स्टेज स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो यह आपका कॉप्लिक स्पॉट था जो कि प्रोड्रोमल स्टेज में दिखाई देता है। अगर मैं कलर की बात करूँ तो जो कलर होता है कॉप्लिक स्पॉट का, वो ब्लू कलर का होता है, और इस ब्लू कलर में थोड़ा बहुत वाइट कलर मिला हुआ था, तो मतलब ब्लू ब्लूइश वाइट ब्लूइश वाइट कलर का क्या होता है? कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। और अगर मैं इसके बेस की बात करूँ तो ये रेड कलर का होता है। तो कहने का मतलब रेड कलर का होता है। कॉप्लिक स्पॉट का जो कैसा दिखाई देता है? ब्लूइश वाइट कलर का दिखाई देता है। और अगर बेस की बात करूँ तो ये रेड कलर का दिखाई देता है। और इम्पोर्टेंट बात, कहाँ पर अपीयर होता है? बक्कल म्यूकोसा में अपीयर होता है, और अपोजिट द फर्स्ट एंड सेकंड लोअर मोलार। जो लोअर मोलार होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, उसके अपोजिट आपका दिखाई देता है क्या? कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देता है। ब्लूइश कलर का स्पॉट होता है, और किसके साथ? रेड बेस के साथ। मतलब जो बेस बना होता है वो रेड कलर का बना होता है। तो ये आप याद करके, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। आगे चलते हैं, इरप्टिव स्टेज, रेसेज निकलने के बाद की स्थिति। तो मैं बात करूँ, रेसेज अपीयर हो चुके हैं। रेसेज का कलर कैसा है? डस्की रेड कलर, धुंधला रेड कलर। और जो स्टेज होती है वो मैक्यूलो पेपुला रेसेज होती है। मैक्यूलो स्टेज, पेपुला आपके वेसाइकल, ये स्टेज देखने को मिलती है आपकी इसमें मीजल्स में। सबसे पहले रेसेज अपीयर कहाँ होते हैं? सबसे पहले रेसेज अपीयर होते हैं आपके बिहाइंड आपके ईयर पे, जो मैस्टूड प्रोसेस होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो मीजल्स के रेसेज होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो कोई पूछे मीजल्स के रेसेज सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं? तो बिहाइंड ईयर। अगर कोई चिकन पॉक्स बोले तो ट्रंक बताना है। अगर कोई बोले स्मॉल पॉक्स, तो आपका आंसर होगा वहाँ पे फेस। तो ये चीज़ें याद रखें। द रेसेज आर स्प्रेड ऑन फेस, नेक, फ्यू होल्स। जैसे ही आपके जो रेसेज होती है वो आपके ईयर के बिहाइंड पे अपीयर हुए, कुछ घंटों में वो आपके फेस पे दिखाई देंगे और गर्दन पर दिखाई, कुछ घंटों में। और 2 से 3 दिन बाद में वो लोअर एक्सट्रीमिटीज पर भी फैल जाते हैं। 2 से 3 दिन बाद में वो फैल जाते हैं डाउन या लोअर एक्सट्रीमिटीज पर। मेरी बात समझ में आ रही है? जो मीजल्स होता है उसके जो रेसेज होते हैं सबसे पहले बिहाइंड ईयर निकलते हैं, उसके बाद में फेस पर और गर्दन पर लगभग कुछ घंटों में आ जाते हैं, और 2 से 3 दिन में पूरी बॉडी पे दिखाई देते हैं। पोस्ट इरप्टिव स्टेज या पोस्ट
पोस्ट मीजल्स स्टेज, मतलब ये मीजल्स के बाद की स्थिति है। क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। ये सभी आपके पोस्ट मीजल्स स्टेज में देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सबको पता है जो आपके रेसेज फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे बिहाइंड ईयर, कान के पास में, तो कान से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होगा सबसे इम्पोर्टेंट वो होगा आपका ऊटाइटिस मीडिया। वो होगा आपका ऊटाइटिस मीडिया, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन यंग। यंग में ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। लेरिंगो ट्रेंकियो ब्रोंकाइटिस देखने को मिलेगा, जिसको क्रूप भी बोला जाता है। डायरिया देखने को मिलेगा, निमोनिया देखने को मिलेगा, और सब अक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एंसेफेलाइटिस ही देखने को मिलेगा। यह आपका रेयर देखने को मिलेगा, यह आपका रेयर देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, most common life-threatening complication of measles ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है मीजल्स के लिए? तो आपका आंसर होना चाहिए निमोनिया। आपका आंसर होना चाहिए निमोनिया। आपका आंसर होना चाहिए निमोनिया। तो ये सब आप बता के चलेंगे कौन से पेशेंट में जिसको कि है मीजल्स। सबसे मोस्ट कॉमन यंग एज में कोई पूछे तो ओटाइटिस मीडिया बता के चलना है। निमोनिया मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग क्या है, कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स का। सब अक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एंसेफेलाइटिस, ये आपका रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लगभग मीजल्स होने के 7 से 10 साल बाद दिखाई दे सकता है। ठीक है, इससे पहले दिखाई नहीं देगा। आगे चलते हैं, प्रिवेंशन की मैं बात करूँ, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन देते हैं। आप MMR का नाम सुना होगा, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन के साथ। कब देते हैं? 9 महीने से 12 महीने के लिए। डोज बता के चलो 0.5 ml आप डोज बता के चलोगे। सबक्यूटेनियस देते और राइट अपर आर्म पर देते। अगर मैं इम्यूनोग्लोबिन की बात करूँ, ऐसा पेशेंट जो कि मीजल्स पेशेंट के संपर्क में आया है, एक्सपोज हुआ है, तो आप उस समय इम्यूनोग्लोबिन दे के चलोगे। अर्ली इंक्यूबेशन पीरियड में अपने को देना होता है, लगभग 10 से 14 दिन के पीरियड के अंदर अपने को देना होता है। डोज क्या अपना 0.25 ml, यहाँ पे आप ml लिखें, 0.25 ml पर केजी बॉडी वेट, 0.25 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। गिव विद इन 3 to 4 डेज ऑफ एक्सपोज होने के 3 से 4 दिन में दिया जाता है। आफ्टर इम्यूनोग्लोबिन लाइव मीजल्स शुड बी प्रोवाइड आफ्टर 8 से 10। मतलब मेरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जैसे आज आपने इम्यूनोग्लोबिन दिया, आपने इम्यूनोग्लोबिन दिया, अब आपको 8 से 12 वीक तक वेट करना होगा। किसके लिए? MMR वैक्सीन के लिए या मीजल्स की वैक्सीन के लिए। तो ये बात आप याद रखें। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था मीजल्स, और इससे पहले मैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स करवा चुका हूँ। इस प्रकार आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूबेला। इससे पहले हम आपका मीजल्स पढ़ चुके हैं, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स पूरा पढ़ चुके हैं। आपको इन टॉपिक में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रूबेला। सबसे पहले जो रूबेला होता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। कोई पूछे रूबेला का दूसरा नाम क्या है? रूबेला का दूसरा नाम होता है आपका जर्मन मीजल्स। अगर मैं एजेंट की बात करूँ, तो जो आपका रूबेला होता है एक RNA वायरस है। जो रूबेला होता है वो एक RNA वायरस है, प्लस कौन सी फैमिली से रिलेटेड है? ये आपका टोगा वायरस फैमिली से। आपका रूबेला RNA वायरस है जो कि
टोगा वायरस फैमिली से रिलेटेड है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहला आपका क्लिनिकल केस होगा, सब क्लिनिकल केस होगा। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में आपका क्लिनिकल केस होगा। क्लिनिकल केस मतलब एक ऐसा केस जो कि रूबेला के साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है, तो वो क्या है आपका क्लिनिकल केस। एक होता है आपका सब क्लिनिकल केस जो कि रूबेला के साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है, लेकिन उसको रूबेला है, लेकिन उसको रूबेला है। जैसे कि इम्पोर्टेंट बात, सब क्लिनिकल, जैसे कि रूबेला का पेशेंट है लेकिन विदाउट रेसेज, विदाउट रेसेज मतलब रेसेज अपीयर ही नहीं हुए, और अगर हम उसका ब्लड चेक करते हैं तो रूबेला वायरस या आरएनए वायरस, टोगा वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी ब्लड में, फिर भी उसको रेसेज नहीं है और रूबेला है, तो वो कौन सा केस हुआ, सब क्लिनिकल केस हुआ। मतलब वो आपका शो नहीं कर रहा है साइन एंड सिम्टम इसके, रूबेला के। और क्लिनिकल केस जो कि शो करता है साइन एंड सिम्टम रूबेला के। तो क्या क्या हो सकता है, क्लिनिकल केस हो सकता है, सब क्लिनिकल केस हो सकता है, केस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। एक इम्पोर्टेंट बात, नो नॉन कैरियर स्टेज, इसकी कोई नॉन कैरियर स्टेज नहीं होती, नॉन कैरियर स्टेज नहीं होती। आप सबको पता होगा, अगर आप सब ने आइसबर्ग फिनोमेना का नाम सुना है, आइसबर्ग फिनोमेना, अगर आपने इसका नाम सुन रखा है तो आपने सुना होगा कि मीजल्स, रूबेला, रेबीज और आपका टिटनस, ये चारों ये चारों शो नहीं करती है, नॉट शो, नॉट शो आइसबर्ग, आइसबर्ग फिनोमेना। क्यों नहीं शो करती है, क्योंकि इनकी कोई कैरियर स्टेज नहीं होती है। आगे देखते हैं, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होगी आपके रूबेला की, लेस कम्युनिकेबल देन मीजल्स। जो आपका रूबेला होता है वो लेस कम्युनिकेबल होता है, लेस कम्युनिकेबल होता है किसकी तुलना में, मीजल्स की तुलना में। जो आपका रूबेला होता है वो लेस कम्युनिकेबल होता है किसकी तुलना में, मीजल्स की तुलना में। इसका जो कारण है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ कफ इन रूबेला, रूबेला में कफ एब्सेंस होता है और आपके मीजल्स में कफ प्रेजेंट होता है, तो इसलिए आपका रूबेला मीजल्स की तुलना में लेस कम्युनिकेबल होता है। इम्पोर्टेंट बात, अगर रूबेला में रैसेज अपीयर होते हैं, अगर रूबेला में रैसेज अपीयर होते हैं तो रैसेज निकलने के एब्सेंस ऑफ कफ इन रूबेला, रूबेला में कफ एब्सेंस होता है और आपके मीजल्स में कफ प्रेजेंट होता है, तो इसलिए आपका रूबेला मीजल्स की तुलना में लेस कम्युनिकेबल होता है। इम्पोर्टेंट बात, अगर रूबेला में रैसेज अपीयर होते हैं, अगर रूबेला में रैसेज अपीयर होते हैं तो रैसेज निकलने के 7 दिन पहले, सेवन 7 डेज बिफोर, 7 डेज बिफोर और 7 दिन बाद, 7 डेज आफ्टर, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद का जो समय है, ये पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहलाता है। यानी इस अंतराल में आपका रूबेला सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल होता है। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर अगर कोई ये भी ना दे तो रेसेज निकलने के बाद में, या मैं कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि 1 to 5 डेज आफ्टर रेस अपीयर,
रेसेज निकलने के 1 से 5 दिन बाद का जो समय होता है वो मोस्ट कॉमन या मोस्ट कम्युनिकेबल पीरियड होता है रूबेला के लिए। होस्ट फैक्टर की बात करें तो जो एज होती है वो 3 से 10 साल की होती है, मतलब 3 से 10 साल तक के बच्चों में आपका रूबेला फैलने का खतरा ज़्यादा है। 1 अटैक रेट रिजल्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अगर किसी को एक बार रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। और इसी कारण जो सेकंड अटैक रेट होती है वो रेयर होती है। सेकंड अटैक रेट का मतलब है खुद को दोबारा से रूबेला होने की संभावना, खुद को दोबारा से रूबेला होने की संभावना सेकंड अटैक रेट कहलाता है। और ये रूबेला के लिए रेयर है। याद करो पीछे आपको मैंने बताया था कि जो चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स, आपका मीजल्स और आपका रूबेला, इन तीनों की मैं बात करूँ तो इन तीनों में जो सेकंड अटैक रेट है, सेकंड अटैक रेट वो क्या थी, वो क्या थी सबको पता है, रेयर थी। सेकंड अटैक रेट रेयर थी। तो आप ये चीज़ नोट कर ले। इस दोबारा से चिकन पॉक्स, दोबारा से मीजल्स, दोबारा से रूबेला होने की संभावना कम होती है क्योंकि एक अटैक देता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। आगे बात करते हैं। मैटरनल इम्यूनिटी प्रोटेक्ट 4 to 6 मंथ। माता से मिलने वाली जो इम्यूनिटी है वो बच्चे को लगभग 4 महीने से 6 महीने तक प्रोटेक्ट करती है। माता से मिलने वाली इम्यूनिटी बच्चे को 4 महीने से 6 महीने तक प्रोटेक्ट करती है रूबेला से। ट्रांसमिशन की बात करें, जो रूबेला का ट्रांसमिशन होता है बच्चे को 4 महीने से 6 महीने तक प्रोटेक्ट करती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि कैसे फैलेगा, नोज से फैलेगा, थ्रोट से फैलेगा। और एक होता है आपका ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। तो कैसे कैसे फैलता है आपका रूबेला, सबसे पहला डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ, अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ तो इस पर देखने को मिलेगा आपको ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सॉरी। और अगर मैं बात करूँ आपके इनडायरेक्ट की तो एयरबोन, एयरबोन और एयरबोन का पार्ट है आपका, एयरबोन का पार्ट है आपका ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। तो इस प्रकार ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है रूबेला के, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है रूबेला के। वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है माता से बच्चे को रूबेला फैलना, माता से बच्चे को रूबेला फैलना जो कि क्रॉस करेगा प्लेसेंटा के थ्रू। इन्फेंट द फीटस इन यूट्रो, तो फीटस यूट्रस में होता है उसको प्लेसेंटा के थ्रू वायरस का फैलना जो कि कोज करता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, और वो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कोज करता है। आगे देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अगर कोई पूछे आपको रूबेला का इंक्यूबेशन, इन्फेंट द फीटस इन यूट्रो, तो फीटस यूट्रस में होता है उसको प्लेसेंटा के थ्रू वायरस का फैलना जो कि कोज करता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, और वो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कोज करता है। आगे देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अगर कोई पूछे आपको रूबेला का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है तो आपका आंसर होना चाहिए 2 से 3 वीक या 14 से 21 दिन, 2 से 3 वीक या 14 से 21 दिन। और अगर मैं इनका एवरेज देखूँ तो आपका आंसर होना चाहिए 18 दिन, 18 डे। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर 14 से 21 दिन, और अगर मैं इनका एवरेज देखूँ तो आपका आंसर होना चाहिए 18 दिन, 18 डे। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर को 2 भागों में बांटा गया है, 2 स्टेज में बांटा गया है, प्रोड्रोमल स्टेज और इरप्टिव स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज रेशेज निकलने के पहले की स्थिति, इरप्टिव स्टेज रेशेज निकलने के बाद की स्थिति। सबसे पहली आपकी प्रोड्रोमल स्टेज और इरप्टिव स्टेज।
प्रोड्रोमल स्टेज रेसेज निकलने के पहले की स्थिति, इरप्टिव स्टेज रेसेज निकलने के बाद की स्थिति। सबसे पहली आपकी प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज में सबसे पहले आपको फीवर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर किया है, और एंटर किया है, इन्फेक्शन हुआ है, तो फीवर तो देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर किया है, और एंटर किया है, इन्फेक्शन हुआ है, तो फीवर तो देखने को मिलेगा। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है रूबेला की प्रोड्रोमल स्टेज में। सोर थ्रोट देखने को मिलता है, कोराइजा नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और लिम्फ अडेनोपैथी देखने को मिलता है। लिम्फ अडेनो सोर थ्रोट देखने को मिलता है, कोराइजा नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और लिम्फ अडेनोपैथी देखने को मिलता है। लिम्फ स्टेज में सोर थ्रोट देखने को मिलता है, कोराइजा नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और लिम्फ अडेनोपैथी देखने को मिलता है। लिम्फ अडेनोपैथी देखने को मिलती है। कौन कौन से लिम्फ अडेनोपैथी देखने को मिलती है? सबसे पहले आपके पोस्टीरियर ओरिकुलर आपकी लिम्फ अडेनोपैथी देखने को मिलती है, और उसके आगे पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है, इसका लिम्फ अडेनोपैथी देखने को मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है। और उसके आगे पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है, इसका लिम्फ अडेनोपैथी देखने को मिलती है, सबसे इम्पोर्टेंट। कब ये लिम्फ अडेनोपैथी देखने को मिलती है? तो रेसेज निकलने के 7 दिन पहले, रेसेज निकलने के लगभग 7 दिन पहले लिम्फ अडेनोपैथी देखने को मिलती है। इरप्टिव स्टेज, जो इरप्टिव स्टेज होती है उसमें रेसेज अपीयर होते हैं। रेसेज अपीयर होने के बाद में ही आपकी इरप्टिव स्टेज चलती है। सबसे पहला इसमें आपका रूबेला, सबसे पहला रूबेला। रूबेला में जो रेसेज अपीयर होते हैं वो कहाँ पर अपीयर होते हैं? फर्स्ट फेस पे अपीयर होते हैं। कहाँ पर अपीयर होते हैं? फर्स्ट फेस पे अपीयर होते हैं। और इनका कलर कैसा होता है? जो रेसेज अपीयर हुए इनका कलर कैसा होता है? पिंकिश कलर का होता है, और मैक्युलर रेसेज होता है। मतलब जो रेसेज की स्टेज होती है मैक्युलर, वो मैक्युलर रेसेज होते हैं, मैक्युलर स्टेज में होते हैं, पिंकिश कलर के होते, पिंक कलर के देखने को मिलते हैं। आगे इंसिडेंस, जो आपका रूबेला है वो रेसेज के साथ लगभग 75% देखने को मिलता है, लेकिन बिना रेसे के, विदाउट रेसे 25% देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ रूबेला की, तो रूबेला रेसेज के साथ भी हो सकता है और रेसेज के बिना भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स, अगर मैं बात करूँ रूबेला की, तो रूबेला रेसेज के साथ भी हो सकता है और रेसेज के बिना भी हो सकता है। आर्थ्रेल्जिया देखने को मिलता है, एन्सेफेलाइटिस देखने को मिलता है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आपके रूबेला में देखने को मिलता है। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन हो गए, आर्थ्रेल्जिया, एन्सेफेलाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये कॉम्प्लिकेशन आपके रूबेला के। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन हो गए, आर्थ्रेल्जिया, एन्सेफेलाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये कॉम्प्लिकेशन आपके रूबेला के। आगे बात करते हैं आर्थ्रेल्जिया, एन्सेफेलाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये कॉम्प्लिकेशन आपके रूबेला के। आगे बात करते हैं कंजेनाइटल रूबेला। कंजेनाइटल रूबेला जो होता है माता से बच्चे को होने वाला, प्लेसेंटा के थ्रू वायरस फीटस में एंटर करता है। प्लेसेंटा के थ्रू वायरस फीटस में एंटर करता है और कोज कर सकता है कंजेनाइटल रूबेला। सबसे पहले इन्फेंट बोर्न करता है, जन्म लेता है विथ डिफेक्ट। जो इन्फेंट होता है वो डिफेक्ट के साथ जन्म लेता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, पहला इन्फेक्शन माता को हुआ था, प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू किसको हुआ था? फीटस को हुआ था। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट IgM रूबेला एंटीबॉडी प्रेजेंट इन इन्फेंट। सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक माता है और इस माता, ये फिट अपन कह सकते हैं कि एक फीटस है। प्लेसेंटा के थ्रू ये कनेक्ट है
सबको पता है कि जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका मतलब अगर माता को रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है और आईजीएम एंटीबॉडी अगर माता में बनी है, तो माता की आईजीएम बॉडी फीटस में नहीं जा सकती। इसका कारण यह है क्योंकि आईजीएम बॉडी क्रॉस नहीं कर सकती प्लेसेंटा को। इसका मतलब आईजीएम बॉडी ने प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं किया है, फीटस में आईजीएम बॉडी नहीं गई है, तो फिर बाद में इन्फेंट में हमें आईजीएम बॉडी मिलने का कारण क्या है? बाद में जो इन्फेंट है, जो बच्चा जन्म ले चुका है, उसमें आईजीएम बॉडी मिलने का कारण क्या है? इसका एक ही कारण हो सकता है कि माता से वायरस फीटस को गया हो और किसकी सहायता से गया हो? प्लेसेंटा की सहायता से गया हुआ। तो इस प्रकार अगर आईजीएम एंटीबॉडी मिलती है किसके अगेंस्ट? रूबेला के अगेंस्ट। अगर रूबेला के अगेंस्ट आईजीएम बॉडी मिलती है इन्फेंट में, इसका मतलब बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है और रूबेला वायरस, आरएनए वायरस, टोगा फैमिली से रिलेटेड वायरस का क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा, आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट मोर देन 6। अगर माँ को जो इन्फेक्शन हुआ था और उससे जो एंटीबॉडी बनी थी आईजीजी, अगर वो प्लेसेंटा क्रॉस कर फीटस में जाती है, तो आपका जो इन्फेंट है उसमें आईजीजी एंटीबॉडी लेस देन 6 मंथ तक ही रहती है। जो इन्फेंट है उसमें आईजीजी एंटीबॉडी लेस देन 6 मंथ तक ही रहती है। लेकिन अगर वायरस प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में गया है तो इन्फेंट ने खुद ने भी अपनी एंटीबॉडी बना ली, आईजीजी एंटीबॉडी रूबेला के अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडी मोर देन 6 मंथ तक मिलती है। मैं कह सकता हूँ अगर इन्फेंट में रूबेला के अगेंस्ट आईजीजी एंटीबॉडी मोर देन 6 मंथ मिले, इसका मतलब उस इन्फेंट को रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है। आगे देखते हैं। एट बर्थ वायरस इज इजीली डिटेक्टेबल इन फेरिंजियल सिक्रेशन, सीएसएफ, मल्टीपल ऑर्गन्स, यूरिन, रेक्टल स्वाब। तो इनसे आपका जो वायरस होता है उसको क्या किया जाता है? इजीली डिटेक्ट किया जाता है। और मैं बात करूँ अगर उस बच्चे की या उस इन्फेंट की जिसको रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है, रूबेला वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें या उसके एक्सक्रीशन में लगभग 12 से 18 महीने तक क्या देखने को मिलता है? रूबेला वायरस देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं। 12 से 18 महीने तक क्या देखने को मिलता है? रूबेला वायरस देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं। क्लासिकल ट्रायड क्या होगा? रूबेला का एक क्लासिकल ट्रायड होता है जिसमें डीफनेस देखने को मिलता है, कार्डियक मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है और कैटरेक्ट देखने को मिलता है। आपका रूबेला का जो क्लासिकल ट्रायड है, डीफनेस देखने को मिलता है, कार्डियक मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है और डीफनेस देखने को मिलता है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। वो आपको पूछ सकता है कि कौन सा क्लासिकल ट्रायड नहीं है रूबेला का। ये तीनों ऑप्शन में होंगे और एक ऐसा होगा जो गलत था, उसको आपको हटाना है। और क्या क्या हो सकते हैं आपके रूबेला में? क्या क्या देखने को मिल सकता है? ग्लूकोमा देखने को मिल सकता है, रेटिनोपैथी देखने को मिल सकता है, रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली देखने को मिल सकता है, मेंटल एंड मोटार रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है उस बच्चे में। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूँ कंजेनाइटल रूबेला, सी से कंजेनाइटल, सी से क्रोनिक। जो कंजेनाइटल रूबेला होता है वो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है और जो एक्वायर्ड रूबेला होता है, ए से अक्यूट। जो एक्वायर्ड रूबेला होता है वो अक्यूट इन्फेक्शन होता है। प्रिवेंशन एक्वायर्ड रूबेला होता है, ए से अक्यूट। जो एक्वायर्ड रूबेला होता है वो अक्यूट इन्फेक्शन होता है। प्रिवेंशन की बात करें,
सबसे पहला रूबेला वैक्सीन। तो रूबेला वैक्सीन के लिए जो वायरस आइसोलेट किया गया था सबसे पहले, रूबेला वैक्सीन के लिए वायरस 1962 1962 में आइसोलेट किया गया। 1979 में रूबेला के अगेंस्ट जो वैक्सीन बननी थी वो बन के तैयार हो गई थी और उसका नाम था RA27/3। RA27/3 ये वैक्सीन थी रूबेला की, जो कि 1979 में बन के तैयार हुई। अगर मैं बात करूँ इसके डोज की, 0.5 ml देनी होती है और रूट आप सबको पता है MMR, मीजल्स मम्स रूबेला सब क्यूटेनियस रूट, आप बता के चलोगे। एक इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में आपको रूबेला वैक्सीन कौन इंडिकेट है। प्रेगनेंसी में रूबेला का वैक्सीन नहीं देना है, रूबेला का इम्यूनाइजेशन नहीं करना है। लेकिन अगर एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी रूबेला का वैक्सीन लेती है, रूबेला का इम्यूनाइजेशन करवाती है, तो उस कंडीशन में उस लेडी को बोला जाएगा कि आप रूबेला नेक्स्ट 3 महीने के लिए प्रेगनेंसी कंसीव ना करें। मतलब एक बार अगर आपने एक लेडी ने जो कि नॉन प्रेग्नेंट थी रूबेला का वैक्सीनेशन करवाया, तो उसको एक नर्स बोलेगी कि आपको अगले 3 महीने तक प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके बच्चे को रूबेला होने की संभावना हो सकती है। तो आइए एक बार रूबेला का रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले रूबेला को किस नाम से जाना जाता है? जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। रूबेला कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है और टोगा वायरस फैमिली होती है। देखने को मिलेगा शॉर्ट को होने वाला जो रूबेला है वो कन्याटिक रूबेला कहलाता है। इन्फेंट बोर्न विथ डिफेक्ट, इन्फेंट डिफेक्ट के साथ जन्म लेता है और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है। प्राइमरी इन्फेक्शन माँ को हुआ था और सेकेंडरी इन्फेक्शन वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू इन्फेंट को हुआ है, फीटस को हुआ है। डायग्नोसिस की बात करते हैं, अगर जो इन्फेंट है उसका ब्लड टेस्ट करने पर IgM एंटीबॉडी मिल रही है रूबेला के अगेंस्ट, रूबेला के अगेंस्ट IgM